ये कहानी सुंदरपुर नामक एक गांव की है, जहां पर सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहा करते थे, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। सोहन का एक बेटा रमेश भी था, जो हमेशा बीमार रहा करता था। दोनों भाई सेठ करमचंद्र के खेतों में काम किया करते थे और एक दिन क्या सोहन मोहन, थोड़ा और मेहनत करो भाई। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना धीरे काम करोगे तो कैसे होगा। हाँ हाँ सेठ जी ठीक है। शाम होते ही अपना पगार मांगने के लिए सोहन और मोहन दोनों ही सेठ के घर जाते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, कहाँ हो? हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ। क्या हुआ? सेठ जी, आज का तनख्वाह दे देते तो अच्छा रहता। सेठ जी उन दोनों भाइयों को आज के हिस्से में 100 रुपये काट कर दे देता है। ये क्या सेठ जी, हमारे तो 200 रुपये होते हैं, आप बस 100 रुपये दे रहे हैं। आज तुम दोनों इतना ही रखो, बाकी का कल दूंगा, ठीक है। दोनों भाई उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर जाते ही दोनों भाई खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उसी समय दरवाजे पर एक बाबा आ जाते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। हाँ बाबा, आइए बैठिए, मैं आपका भी खाना निकालता हूँ। और इस तरह तीनों लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सोहन अपने बेटे रमेश को दवा देने लगता है। तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है बच्चे? बाबा, रमेश को बहुत तेज बुखार आया है और बुखार की वजह से ये गिर गया था और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। तब से ये ऐसा ही रहता है और ना ही कुछ बोलता है और ना ही कुछ खाता है, बस दिन भर सोया रहता है। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ बाबा, ऐसा ही बात है। क्या करूँ बाबा, इतना पैसे भी नहीं है कि मैं अपने भतीजे को अच्छी डॉक्टर के पास इलाज करा सकूं। तुम चिंता मत करो बच्चे, तुम लोग बहुत ईमानदार और साधारण व्यक्ति लगते हो। तुम लोगों की ईमानदारी से मैं अत्यंत ही खुश हुआ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों के घर के बाहर पेड़ के नीचे एक तांबे का मटका है, उसे खोद कर ले लेना, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सोहन और मोहन घर के बाहर एक पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर देते हैं और खोदते खोदते एक सुंदर सा तांबे का मटका निकलता है। वाह भैया, यह तो बहुत ही सुंदर मटका है। हाँ छोटका, यह तो है। अब दोनों भाई उस बर्तन को अच्छी तरह से धोकर घर ले जाते हैं और उसमें कुछ चावल रखते हैं। उसमें चावल रखते ही चावल 2 गुनी हो जाती है। वाह भैया, यह तो जादुई मटका है। हाँ छोटका, यह तो सचमुच जादुई मटका है। चलो इसमें कुछ रुपये डालते हैं। इतना कहकर सोहन उस मटके में एक 100 रुपये का नोट डालता है और पलक झपकते ही वह नोट 2 नोटों में तब्दील हो जाती है। भैया चलो, इसमें खाने के लिए दाल और चीनी भी डालते हैं, शाम का खाना भी हो जाएगा। हाँ छोटका, चलो इसमें रमेश के लिए कुछ पुस्तक भी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ही सोहन के घर पर बाबा आ जाते हैं। देखो बेटा, इससे एक दिन में सिर्फ 5 बार ही अपना इच्छा पूरा कर सकते हो, और अगर ज्यादा लालच करोगे तो लेनी के देने भी पड़ जाएंगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह उन्होंने जल्दी से एक सोने के सिक्के को उस जादुई मटके में डाला और वही हुआ, उसका सिक्का 2 गुना हो गया। फिर उन्होंने इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया और अब उनके पास 16 सिक्के हो गए थे। भाई छोटका, इस सिक्के को तुम संभाल कर रखना। मोहन ने उस सिक्के को एक तिजोरी में रख दिया और धीरे धीरे उसके पास बहुत ही ज्यादा सोने के सिक्के हो गए थे। भैया, अब हमारे पास अच्छे खासे सिक्के हो गए हैं। अब तो हमारा बेटा भी ठीक हो जाएगा और अब हम उसका इलाज बड़े अस्पताल में कराएंगे। हाँ छोटका, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह सोहन और मोहन से मिलने के लिए बाबा आते हैं और उसके बेटे को देखते हैं।
बेटा तुम कब तक सोते रहोगे? अब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। बाबा के इतना कहते ही रमेश के शरीर में जान आ गई। पापा चाचा देखो मैं उठ गया, अब मैं चल भी सकता हूँ। यह सब बाबा कमाल है बेटा, उन्होंने ही हमें क्या से क्या बना दिया। अब सोहन और मोहन करमचंद्र की खेतों में जाना छोड़ दिया था और उन्होंने सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारी जमीनें भी खरीद ली और तो और उन्होंने अपना मकान भी बना लिया। एक दिन सेठ करमचंद्र उसके घर आ गया। अरे भाई कहीं चोरी किए हो क्या, या कहीं लॉटरी लग गई? अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? नहीं नहीं मालिक, अभी चलता हूँ, अभी बहुत काम है। फिर दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन से ही सेठ चोरी चुपके उन दोनों के कारनामों को देखा और आखिरकार उसने पता लगाया कि माजरा है क्या। और सेठ अपने मन ही मन सोचा कि अब तो यह घड़ा किसी न किसी हाल में हमको हासिल करना ही है। और अगले दिन उस सोहन और मोहन को कहीं जाते हुए देखा और तभी मन में अपने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। सेठ तुरंत वहां से घड़ा चुराने के लिए निकल जाता है और जब सेठ घड़ा चुरा कर वहां से बाहर निकल रहा होता है तभी वहां पर सोहन और मोहन आ जाते हैं। सेठ सोहन और मोहन को देखकर मटका वहीं छोड़कर भाग जाता है। तभी कुछ दूर पर जाकर सेठ जी गिर पड़ते हैं और अचानक वहां पर बाबा पहुंच जाते हैं। सेठ करमचंद्र, दूसरे के खुशी से जलने वाले कभी दया का पात्र नहीं होते। तुम्हारे पास सब कुछ से भरा पड़ा है, फिर भी तुम्हें उसके परिवार की खुशी देखी नहीं गई। चल हट यहाँ से। तुम्हारे जैसे तैसो बाबा को मैं रोज देखता हूँ। तुम्हें अपने धन पर बड़ा है गुमान है ना? जाओ, आज से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, यह मेरा श्राप है। बाबा के कहने पर सेठ वहां से चला जाता है और देखता है कि हमारी फसल में तो आग लग गई है और पूरी फसल नष्ट हो गई है। और एक समय ऐसा भी आता है कि सेठ की सारी संपत्ति भी बिक जाती है और वह दाने दाने के लिए तरसने लगता है। सोहन और मोहन उसका साथ अच्छे से पेश आते थे। उसने सारी बात को भूलकर उसकी मदद की और इस तरह से रमेश और सोहन मोहन एक अच्छी जिंदगी जीने लगे।